14 की शुरुआत करते हैं। गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। तो गुप्त वंश में आने वाले शासकों का कालखंड हम पहले जानते हैं। तो इसका ट्रिक है श्री घच घ अच्छा घच, फिर स अच्छा सच, फिर क अच्छा कस, फिर से श्री घ अच्छा घच, स अच्छा सच, क अच्छा कस। श्री से हो गया श्रीगुप्त, घ से हो गया घटोत्कच, च से हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, सच स से हो गया समुद्रगुप्त, च चंद्रगुप्त द्वितीय, क से कुमारगुप्त प्रथम, स से स्कंदगुप्त। इसके बाद कुछ शासक है, फिर विष्णुगुप्त आते हैं। कालक्रम एक बार देख लेते हैं। कालक्रम श्रीगुप्त 240 से लेके 280, घटोत्कच घटोत्कच 280 से लेके 319, सब ईस्वी में है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेके 335-36 ईस्वी, फिर समुद्रगुप्त 335 से 36 से लेके 375, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेके 415, फिर कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455, फिर स्कंदगुप्त 455 से 467, स्कंदगुप्त 455 से 467, फिर विष्णुगुप्त 540 से लेके 550 तक। ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या होता है कि जो भारत का साम्राज्य है वो दो भागों में बंट जाता है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में कुषाण वंश शासन करता है जो कि 250 ईस्वी तक शासन करता है, और कुषाण वंश के बाद आता है मुरुंड जो कि 275 यानी 25 साल और शासन करता है। और दक्षिण भारत में सातवाहनों का शासन चलते रहता है। ठीक है। टॉपिक की रिकैप के बारे में एक बार देख लो। बिहार में पाषाण काल पढ़ लिए हम, वैदिक काल में बिहार पढ़ लिए, बिहार में महाजनपद काल पढ़ लिए, अंग, वज्जी और मगध, ये 3 हो गया। ठीक है। अब मगध के बारे में इसी में ही, मगध महाजनपद के प्रमुख राजवंश हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश और नंद राजवंश। ठीक है, ये पढ़ लिए हम लोग। बिहार में धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये भी हो गया। फिर 5वां टॉपिक मौर्य राजवंश 321 से 385 बीसी तक रहता है। फिर 6ठा टॉपिक मौर्योत्तर एवं गुप्त काल के पूर्व के राजवंश आते हैं कुछ। मौर्योत्तर और गुप्त काल के पूर्व के राजवंश आते हैं जिसमें देशी और विदेशी। तो देशी में आते हैं शुंग वंश 185 से लेके 73 बीसी तक, ये हो गया। कनव वंश 73 से लेके 28 बीसी तक, ये भी हो गया। फिर सातवाहन आते हैं 60 बीसी से लेके 225 एडी तक। फिर चेदी आते हैं प्रथम शताब्दी में ईस्वी में। ठीक है। तो इसमें हमको बिहार जीके में शुंग वंश और कनव वंश ही पढ़ना है, क्योंकि ये मतलब पाटलिपुत्र से संबंधित है। और विदेशी आक्रमण भी होता है इस समय में। इंडो ग्रीक शासक करते हैं, इंडो ग्रीक के बाद आते हैं शक शासक, शक के बाद आते हैं पार्थियन, और पार्थियन के बाद आते हैं कुषाण। इंडो ग्रीक के बाद शक, शक के बाद पार्थियन, पार्थियन के बाद कुषाण, ये सब के सब हम पढ़ चुके हैं। गुप्त साम्राज्य अब यहाँ से शुरू होगा। गुप्त साम्राज्य के बारे में देखते हैं। परिचय की बात करते हैं तो यूपी बिहार का क्षेत्र इनका शासन का मुख्य क्षेत्र रहता है, लेकिन अगर केंद्र बिंदु की बात करते हैं तो इलाहाबाद में से अपना ये शासन चलाते हैं। साम्राज्य स्थापित ये कहाँ कहाँ करते हैं गुप्त लोग? अनुगंगा, जो मध्य गंगा बेसिन का क्षेत्र है उसको अनुगंगा बोलते थे उस समय। मगध, मगध के साकेत, साकेत मतलब अयोध्या, और प्रयाग मतलब इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। फिर से एक अनुगंगा मध्य गंगा बेसिन का क्षेत्र हो गया, मगध दूसरा क्षेत्र हो गया, तीसरा साकेत जो कि अयोध्या है, चौथा प्रयाग इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। पहला शासक पर क्रोनोलॉजी पढ़ लिया है पहले, तो श्रीगुप्त आता है। श्रीगुप्त इसके संस्थापक होते हैं गुप्त वंश के, और यह इनकी मुख्य बात है महाराज की उपाधि धारण करते हैं, जिसकी चर्चा इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से मिलती है। दूसरे आते हैं श्री हो गया, घच हो गया, घटोत्कच, ये भी उत्तराधिकारी है, श्रीगुप्त के सन है, और ये भी महाराज की उपाधि धारण करते हैं, जिसकी जानकारी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से मिलती है। घच चंद्रगुप्त प्रथम, उत्तराधिकारी, वास्तविक संस्थापक इनको बोला जाता है। संस्थापक पूछे तो वो श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम। राज्यरोहण होता है इनका 319 ईस्वी में, और ये 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं, पहले शासक थे ये जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कुमारी देवी से ये विवाह करते हैं, लिच्छवी राजकुमारी थी कुमारी देवी। विवाह के उपरांत इनकी शक्ति सुदृढ़ हो जाती है, और ये
विवाह के उपलक्ष्य में सोना का सिक्का चलाते हैं, एक राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाते हैं जिसपे राजा रानी का चित्र अंकित रहता है। महरौली लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त प्रथम के मतलब संघर्ष की कहानी मिलती है। राजधानी थी चंद्रगुप्त प्रथम की पाटलिपुत्र। उसके बाद अगला शासक आता है समुद्रगुप्त। घच हो गया फिर सच होगा। समुद्रगुप्त ये उत्तराधिकारी है इनका। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है जिसको हरिसेन ने लिखवाया था। संस्कृत में है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख, बनवाए थे इसको अशोक ने। समुद्रगुप्त राज्यों को हराया था और आर्यावर्त विजय के नाम मतलब इसको आर्यावर्त विजय कहा जाता है, आर्यावर्त ब्रिज। नॉर्थ के 9 राज्यों को हराया था और साउथ के 12 राज्यों को हरा के फिर इनको मुक्त कर दिया किस शर्त पे कि ये शासन करेंगे और ये कर देंगे समुद्रगुप्त को। ठीक है। इसके अलावा अश्वमेध, ये विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाता है और 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाता है। ठीक है। अगला भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया है। प्रत्यक्ष नियंत्रण ये गंगा का मैदान और मध्य भारत में रखता है, बाकी सबको अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। अप्रत्यक्ष रूप से ये शासन कैसे करता है? राजा शासन चलाते थे वहाँ के जो भी थे और समुद्रगुप्त को वार्षिक कर के रूप में अदा करते थे। इस तरह के शासन को संबंध प्रणाली के रूप में जाना जाता है।